नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में जनगणना 2027 का कार्यक्रम चल रहा है और जनगणना 2027 के कार्यक्रम के प्रथम चरण में मकानों की गणना और मकानों की सूचीकरण का कार्य जारी होना है। कुछ-कुछ राज्यों में जारी भी है, कुछ-कुछ राज्यों में उनके हिसाब से जैसा वो टाइम टेबल फिक्स किए वहाँ करना है। तो उस जनगणना को करने के लिए, मकान सूचीकरण को करने के लिए एचएलओ ऐप पर मुख्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि करना है। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एचएलओ ऐप पर कैसे मकानों की जनगणना करना है, कैसे प्रविष्टि करना है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। मैं यहाँ पर लाइव स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके अंत तक बताऊंगा कि कैसे भवनों का कैसे उनका नंबर कैसे प्रविष्टि करना है, कैसे सारा डिटेल भरना है। तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए सीधे चलते हैं एचएलओ ऐप पर। तो जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम एचएलओ ऐप को ओपन करेंगे। तो अभी जो एचएलओ ऐप है ये ट्रेनिंग पर्पस वाला है। आप सबको ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि अभी जो एचएलओ ऐप है ये ट्रेनिंग पर्पस वाला है। तो सबसे पहले खोलना है, उसके बाद अपनी जो पिन बनाए उसको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब क्या करना है कि जैसे आप अपने एचएलबी क्षेत्र में जाते हैं विजिट करने के बाद वहां का मुआयना करने के बाद आपको अनुमानित भवनों की संख्या लिखना है। कितने आपके एचएलबी में अनुमानित भवन की संख्या है। तो जैसे मैंने सैंपल में के रूप में लिया है 25 घर, 25 भवन है और उसके बाद 25 भवनों में कितने जनगणना मकान है। आपको पता है भवन अलग चीज है, जनगणना मकान अलग चीज है। एक भवन के अंदर कई जनगणना मकान हो सकते हैं, एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे। उसके बाद हम यहाँ चलेंगे मकान सूचीकरण कार्य पर। इसको जैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, इस ऐप में प्रारंभ तिथि 1/5/26 तक डाले गए सभी डेटा को परीक्षण डेटा माना जाएगा और 1/5/26 को हटा दिया जाएगा। जैसा कि अभी मैं बिहार राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी जो ट्रेनिंग पर्पस चल रहा है ये 1 तारीख तक चलेगा। 1 के बाद ये ऑटोमेटिक सारे डेटा इरेज कर लिए जाएंगे। अभी ये आपको सीखने के लिए है। तो देखिए, अब जैसे इसको करेंगे तो आपका ये विंडो खुलेगा। इसमें 6 ऑप्शन आ रहा है। सबसे ऊपर तो आपको मकान सूची ब्लॉक नंबर जो आपको एचएलबी अलॉट है वो दिखेगा। फिर यहाँ दिखेगा मकानों की प्रविष्टि, डेटा अपडेट करें, पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, सारांश देखें, सिंक करें, पूर्ण रूप से चिन्हित करें। मुख्य रूप से हमें कैसे प्रविष्टि करना है तो मकानों की प्रविष्टि वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप पहले घर अपने एचएलबी में पहला घर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑटोमेटिक लाइन नंबर ये जनरेट हो जाएगा। ये लाइन नंबर को आप नहीं बदल सकते, जितनी बार आप खोलेंगे उतनी बार ये नया खुलेगा। लाइन नंबर एक तरह से आपका फॉर्म नंबर है, ये समझिए। फिर यहाँ पर आ गया आपका सेकंड ऑप्शन में भवन नंबर। भवन नंबर में क्या देना है, जो आपने मकान सूचीकरण किया था, जो आपने सीएन नंबर दिया था भवनों को, उसको यहाँ देना है। जैसे आपने पहले भवन पर गए तो यहाँ पर डालेंगे 0001, 4 अंकों में डालना है। इसको डालने के बाद आपको सीधे आना है जनगणना मकान नंबर पर। जनगणना मकान नंबर पर आपको अभी जैसे पहला है तो यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ इंटर नहीं होगा, तो आपको नया करना है। नया जैसे नया पर क्लिक करेंगे तो नया एक नंबर भवन नंबर आ जाएगा। अब ये आया। इसके बाद आपको यहाँ अगले वाले बटन पर जाना है, ये जो कॉर्नर में अगला, इसको करेंगे। तब आपसे पूछेगा क्या आपके पास एससी आईडी संदर्भ है। मतलब अगर वो इंसान जिसके घर पर आप गए हैं, उस भवन के मालिक, अगर उन्होंने अपने से सेल्फ इन्यूमरेशन यानी स्व जनगणना किया है तो उनको जो एससी आईडी मिला है तो आप उनसे मांगेगा। अगर उन्होंने स्वयं किया है तो हाँ करेंगे। हाँ करेंगे तो यहाँ पर वही एससी आईडी मांगेगा, आप उसको डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आप गए उनसे पूछा, वो कहे नहीं हमने नहीं किया है। ज्यादातर गांव क्षेत्र में ऐसा ही होगा, नहीं ही करना पड़ेगा। कुछ ही लोग किए होंगे तो हम नहीं करेंगे। नहीं करने के बाद अब ये चौथा नंबर का सवाल खुल गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अगर मान लीजिए उसका घर देखना है कि फर्श में क्या लगा है। अगर मान के चलिए कि मिट्टी का है, लकड़ी का, बांस का, जैसा कि आपको पता है। अगर वहां पर फर्श किया हुआ तो सीमेंट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर कह रहा है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार में क्या लगा है। तो सीमेंट फर्श है तो वहां पर भी दिखेंगे। अगर तो जैसे पत्थर मसाला गारा के साथ, अगर मान लीजिए कि ईंट जुड़ा है सीमेंट के साथ तो वहां पर हम डालेंगे पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं, छठा जीआई पक्की ईंट और कंक्रीट, 9वां नंबर डाल देंगे। ठीक है। इसको करके फिर नेक्स्ट करेंगे अगला। फिर छत की सामग्री पूछ रहा है तो छत में भी कंक्रीट किया होगा, अगर पक्का घर होगा तो कंक्रीट करके 9वां नंबर को फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर कह रहा है जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। अब देखना है यहाँ पर कि आपने जो मार्किंग किया था वो घर आवासीय था कि गैर आवासीय था, कैसा था। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है। तो अगर वो आवासीय है, उसमें लोग रह रहे हैं तो आवासीय एक नंबर पर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण। तो अगर अच्छी, बहुत बढ़िया घर है, बढ़िया नया है,
पेंट पॉलिश किया हो, पुट्टी उट्टी अच्छा देखने में है तो अच्छी करिएगा, नहीं तो अन्यथा रहने योग्य सेकंड ऑप्शन पर ही करिएगा। अगला करेंगे। अब ये 9वें नंबर पर जो आ गया परिवार क्रमांक, फैमिली नंबर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किस चीज़ में, एक तो भवन नंबर में, फिर जनगणना मकान नंबर में और परिवार क्रमांक में। तो जैसे आप नया फॉर्म खोलेंगे, तो वहाँ पर जैसे अलग-अलग जितनी बार खोलेंगे नया-नया फॉर्म, नया लाइन नंबर जनरेट होगा, वैसे ही यहाँ पर भी अलग-अलग बार परिवार क्रमांक जनरेट होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम पहले नंबर का कर रहे हैं, तो पहला परिवार क्रमांक 1 ही आया है। अब 10वें प्रश्न में कहता है, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। अब यहाँ पर देखना है, उस घर के प्रमुखिया से पूछना है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? अगर उसके घर में मान के चलिए कि 20 से ज़्यादा लोग हैं, कहता है कि हमारे घर में सब कोई मिला के 20 से ज़्यादा है, तब आपको यहाँ पर अलग-अलग परिवारों में तोड़ना है। अगर 20 से कम है तो उसको एक ही बार दें। जैसे मान लीजिए अगर कहता है हमारे यहाँ 15 है, तो यहाँ 15 प्रविष्ट करेंगे। फिर परिवार के मुखिया का नाम, उनसे नाम पूछेंगे। मान लीजिए अगर परिवार के मुखिया का नाम है रामनाथ, तो हम यहाँ रामनाथ डाल देते हैं, रामनाथ, इसको कैपिटल में डाल देंगे, रामनाथ। फिर गुप्ता अगर लिख देते हैं, उनका गुप्ता नाम है, रामनाथ गुप्ता। फिर आगे चलेंगे, अगला। अब कह रहा है केवल हिंदी अक्षर, हाँ, यहाँ पर हमने गलती किया। यहाँ पर आपने हिंदी लॉन्गेस्ट सेलेक्ट किया, तो आपको हिंदी में ही टाइप करना है। आप इंग्लिश में भरेंगे, जैसे हम भरते हैं रामनाथ, हमने डाला, तो ये देखिए ये इंग्लिश ही है, ये नहीं लेगा। जैसे आप देखें, तो आपको अपने कीपैड को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है, फिर डालना है रामनाथ, हमने डाला, और ये गुप्ता डाले। अब नेक्स्ट करेंगे, देखिए ले लिया। अब पूछ रहा है 12 नंबर में कि परिवार के मुखिया जो है तो वो पुरुष है कि स्त्री है, तो पुरुष है रामनाथ जी, ये करेंगे। फिर 13 नंबर कहता है यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, तो उनसे पूछेंगे आप एससी एसटी में आते हैं। अगर वो बताते हैं वो नहीं समझते हैं कि हम एससी में कि एसटी में हैं, तो आप यहाँ पर ये दिया है अनुसूचित जाति जनजाति सूची, देखें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके राज्य के अंदर जितने भी जातियां एसटी एससी में आती हैं उनका नाम खुल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर खोल के देखा, तो यहाँ पर बिहार राज्य में जो जातियां हैं वो किस में आती हैं, जैसे सबसे पहले अनुसूचित जाति, माने एससी में कौन-कौन सी जाति यहाँ आती है उसके बारे में खुल गया। बांतर, बौरी, भोक्ता, भुइयां, भूमिज, उनसे जात पूछ के हम उस हिसाब से टिक कर लेंगे। ऐसे नीचे इसी में एससी का भी दिया है, तो अगर वो अपना एससी एसटी नहीं बता पा रहे हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो जैसा कि अब गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता ओबीसी में आएंगे। ध्यान देना है कि यहाँ ओबीसी का और जनरल का अलग से नहीं है, तो उसको अन्य में डालेंगे, अन्य करेंगे, आगे चलेंगे। फिर 14 नंबर में कह रहा है इस मकान के स्वामित्व की स्थिति अपना है, किराए से मतलब घर किसका है, अगर उनका खुद का है तो अपना करना है। फिर रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, उस घर में कितने रूम है रहने के लिए। ध्यान देना है कि अगर घर में 2 बीएचके का फ्लैट है, तो 2 बीएचके माने 2 बेडरूम, 1 किचन, लेटरिन बाथरूम, 1 हॉल है, तो वहां पर हॉल, किचन और बाथरूम को घर नहीं मानेंगे। जो सोने के उपयोग में काम किया जाता है कमरा, उन्हीं को रहने के लिए करें। तो अगर मान लीजिए उनके घर में 2 कमरा है जहां सोने का उपयोग होता है, तो 2 डालेंगे। फिर अगला कहता है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। अब पूछेगा कि आपके घर में कितने विवाहित जोड़े हैं, पति पत्नी के रूप में कौन-कौन है। अगर मान लीजिए रामनाथ जी के घर में 2 लोग हैं, मान लीजिए कि 2 परिवार हैं, 2 जोड़े हैं, तो 4 परिवार लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अगला करेंगे। अब कहता है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, तो उनके हम यहाँ देखेंगे कि पेयजल का क्या है, नल है कि कुआं है कि हैंडपंप है। अगर हम देखते हैं कि पूछेंगे, अगर सामने दिख जाता है तो वही डाल देंगे। जैसे अगर इनके घर में ट्यूबवेल है तो 5 नंबर भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर 18 नंबर पर कहता है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। अब वो जो पानी पीने की सुविधा है वो कहाँ है, तो अगर ट्यूबवेल उनके घर के बाउंड्री के अंदर है तो परिसर के अंदर डालेंगे, और परिसर से दूर है तो वो डालेंगे। फिर 19 नंबर में पूछता है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत अब क्या है, प्रकाश कैसे आता है, बिजली, मिट्टी का तेल, तो अब अमूमन हर घरों में बिजली की कनेक्शन है तो बिजली ही डालेंगे। फिर अगला चलेंगे, शौचालय की सुलभता, शौचालय कैसा है, तो यदि हाँ है तो केवल एक परिवार के लिए, अन्य परिवार के साथ साझा, तो उनका सेल्फ है तो एक परिवार के लिए करेंगे। अगला करेंगे। 21 नंबर पूछ रहा है शौचालय का प्रकार। अब शौचालय कैसा वाला बना है, पाइप सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, तो गांवों में सेप्टिक टैंक वाला है। और 2 गड्ढा वाला अगर बना है तो उसको डालेंगे, ये सब डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर 22 नंबर में कह रहा है गंदे पानी की निकासी की जुड़ी, मतलब उनके घर के आसपास नाली बनी है कि नहीं। अगर नाली बनी है तो खुली नाली है कि ढकी नाली है, तो अगर ढकी हुई नाली है तो इसको 1 नंबर में करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर 23 नंबर में कह रहा है परिसर के अंदर स्नान सुविधा है, अगर उनके अंदर घर के अंदर बाथरूम है तो यहाँ पर डालेंगे, तो 1 नंबर